गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? होप सो आप अच्छा कर रहे होंगे। और जो शुरू की वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे। कुछ निजी व्यस्तताओं के चक्कर में नहीं आपसे मिल पा रहा था मैं, लेकिन होप सो कि अब मैं आपसे रेगुलर मिलूं, एक वीडियो कम से कम आपके साथ रेगुलर लेके आऊं। आज मेरे पिटारे में जो चीज है उसको देख के आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसका डर हर एक बच्चों के दिमाग में होता है। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सीखना है, कैसे जानना है, उसके बेसिक्स क्या हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत कम समय में ये पूरा टॉपिक मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जो इसके जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एक छोटी सी रील मैंने बनाई हुई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के सुपर 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको देखिए। और उससे रिलेटेड एक लाइव क्लास भी मेरी है जिसमें आपको उस 30 क्वेश्चन की डाउट्स मिल जाएंगे। आप होप सो उसको देखेंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक है आज जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे 1 वोल्ट क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर में आखिरकार डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे वो कौन सी डिवाइस है जो किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे ओम्स लॉ की तरफ, और आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ में आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग V और I के बीच के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर से रेज होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी क्या है। अगर हमारे पास इस चैप्टर में और समय बचा तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे, नहीं तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतने ही टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, बिना आपका समय लिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से। हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एक एनर्जी का सोर्स है, जैसे हीट एक एनर्जी का सोर्स है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चार्ज। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि इस वीडियो में हम लिखने की कोशिश कम करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे और सुन करके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ये चैप्टर बहुत जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट है कि आप जल्दी से चीजों को रिवीजन कर लें, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करिएगा कि मेरे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, सनलाइट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे है व्हाट इज चार्ज। मेरे बच्चे, चार्ज, अब चूंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो कुछ डेफिनेशंस मैं बोलूंगा जिनको आपको सुनना पड़ेगा और जल्दी से समझना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज की डेफिनेशन में तुम एग्जाम में लिख सकते हो, चार्ज इज दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय व्हिच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर वो रिपल होगा। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने ऊपर फील करते हैं उसी प्रॉपर्टी को ही चार्ज कहते हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि चार्ज के दो टाइप हैं, एक होता है स्टैटिक चार्ज और एक होता है मूविंग चार्ज। इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे आगे। अच्छा, अगर लगे यहां हम लोग बात कर रहे हैं तो बात ही कर लें। स्टैटिक चार्ज क्या है, जब when we rub two natural non conducting substances, जब हम दो नेचुरल नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंसेस को आपस में रब करेंगे तो उसमें किसी एक के ऊपर स्टैटिक चार्ज आ जाएगा और उसकी वजह से वो पेपर के छोटे-छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास रॉड का। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं जब हम ग्लास रॉड को
सिल्क से करते हैं रब तो उसमें ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो जाती है। इसी तरीके से एबोनाइट रॉड को एनिमल स्किन से जब हम रब करते हैं तो एबोनाइट की रॉड क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। कॉम्ब को हेयर से जब हम रब करते हैं तो हमारा कॉम्ब भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसमें क्या है कि किसी एक चीज को जब किसी दो नेचुरल नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को जब हम रब करेंगे तो किसी एक से चार्ज निकल के दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। और चार्ज होने की वजह से वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चार्ज की ये जो प्रॉपर्टी है ये सबसे पहले अंबर नामक एक ट्री में देखी गई। अंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया था, इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन से आगे चल के इलेक्ट्रिक बना और उसी इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नॉन सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज का कंजर्वेशन है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक शब्द और आपसे मिलेगा, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू Ne, जिसका सेंस ये है कि जो टोटल चार्ज है किसी भी कंडक्टर से, जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। मतलब वो डिपेंड करता है फंडामेंटल चार्ज के। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। याद रखिएगा, प्रोटॉन पे भी इतने ही चार्ज होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, इन 1 कूलम, एक कूलम चार्ज में 6.25 into 10 to the power 25 इलेक्ट्रॉन, सॉरी माफ करिएगा, 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर। आइए उस पर बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स को कहा जा सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने देते हैं। द सबस्टेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट आर कंडक्टर्स, और द सबस्टेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, दैट दोस आर इंसुलेटर। कंडक्टर वो है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इंसुलेटर वो है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। याद रखिएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर होने की सबसे बड़ी वजह है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अच्छा कंडक्टर होगा, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो लेस कंडक्टर होगा, या फिर नॉन कंडक्टर होगा, या फिर बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, एक तरीके का वर्क डन है। सपोज करो कि मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पे, सपोज अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और मैंने पहले से ही यहाँ फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है। अब मैं कहीं कोई चार्ज रखूंगा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन जो हम बात करते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज है, इसकी वजह से भी पॉजिटिव फील्ड लाइन भी बनी हुई है, तो ये इजीली इसके पास नहीं आए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर फिर भी हम उसको ले आना चाहते हैं तो वी हैव टू डू सम वर्क, और जो वर्क हमारे द्वारा होगा, सिंपल सी बात है, एक बच्चा बोल रहा है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, वो अपोज कर रहा है हम नहीं जाएंगे स्कूल। अब फिर भी आप चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, कुछ न कुछ वर्क डन आप करेंगे ना। जो वर्क डन आप करेंगे वही वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हो सकता है मम्मी का थप्पड़ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, या पापा का थप्पड़ हो ना, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ वर्क डन that is done to bring a positive unit test charge from infinity to the given point in the electric field.
डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं, डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। जब आप अच्छे से सुनोगे किसी भी चीज को तो आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैं लिख रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन दैट इज डन टू कैरी q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या है, फॉर्मूला। एक बार डेफिनेशन और क्लियर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन दैट इज डन टू कैरी a unit positive test charge from infinity to the given point in the electric field. Is it clear? Thank you. अब भैया ये देखिए, V किसको प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। V किसको प्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को। W क्या है, वही वर्क डन जिसकी मैं बात कर रहा था, W क्या है, वही वर्क डन। और Q क्या है, वो चार्ज जिसको ले जाना है। Q क्या है, वो चार्ज जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग घुमा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से प्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से प्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से प्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का SI यूनिट होता है वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। 1 वोल्ट 1 जूल पर 1 कूलम के बराबर होता है। इसका मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कहीं कहीं कुछ लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भैया हर पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है भैया, चार्ज तभी इधर उधर जाएगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। 2 टंकी आपके पास है, दोनों में सेम हाइट पे वाटर है तो फ्लो नहीं होगा। जब तक दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है कि ये पहली टंकी है, इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है, इनमें फ्लो कहां होगा, फ्लो तभी होगा जब कोई थोड़ा सा खाली होगा। ये खाली होगा तब इसका वाटर इसमें आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट्स में पोटेंशियल्स का डिफरेंस। उसके लिए फॉर्मूला हो सकता है VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q। समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल 100 वोल्ट पे है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल 75 वोल्ट पे है, तो 25 वोल्ट हो गए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, 100 माइनस 75। समझे कि नहीं? कहीं कहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि 100 वोल्ट पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, उसको 400 वोल्ट पे ले जाना है, कितना वर्क डन होगा अगर वो 2 कूलम का है? बताओ इसका आंसर दो। इसका आंसर दे दो, तुम्हारे लिए दे रहा हूं। एक पार्टिकल है जो 100 वोल्ट पे रखा हुआ है और उसको 100 वोल्ट से 400 वोल्ट पे ले जाना है ना, 2 कूलम का है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अगर तुम बता सकते हो तो बताओ। ठीक है, कौन बनेगा सैकड़ापति? हम करोड़पति खुद नहीं, तो तुमको कैसे बनाएंगे? तो तुम ये जल्दी से बताओ, इसका आंसर तुम दे दो तो जाने। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तुम इसको क्वेश्चन को ये नोट कर चुके हो तो मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, नहीं नोट कर चुके हो तो 10 सेकंड पीछे जाओ और इसको नोट करो। चलो ठीक है, इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है? तो याद रखिएगा, जैसे हमारे पास क्या है, हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W बाई Q। तुम अपना पूरा दिमाग लगाओ और सोचो 1 वोल्ट कैसे आएगा। इफ, ध्यान देना जरा सा, इफ ऐसे मत लिखो, लिखो ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, said to be 1 volt if 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point in the electric field। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ध्यान देना जरा सा, मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कह सकते हैं? जब 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क देके कहीं भी ले जा सके। समझे कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point। 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अगर हम 1 जूल का वर्क कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट if
1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point। ठीक है, इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग चलते हैं और आगे। होप सो किसको नोट कर लिया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। भैया ये समझ लो, किसी भी वायर से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है ना, वही उसकी इलेक्ट्रिक करंट होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सपोज करो कोई वायर है, 1 सेकंड में 10 कूलम का चार्ज पास कर गया, 10 एम्पीयर की करंट हो गई। 1 सेकंड में 20 कूलम का चार्ज पास कर गया, 20 एम्पीयर करंट हो गई। 5 सेकंड में 100 कूलम का चार्ज पास कर गया, तो 100/5 दैट इज 20 एम्पीयर। नहीं समझे? मतलब ये है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, या पर यूनिट टाइम भी तुम कह सकते हो। सीधी सीधी डेफिनेशन याद करनी है, ये याद कर लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी सर्किट से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वही क्या है, करंट है। इसका फॉर्मूला हो सकता है I is equal to Q by T। I is equal to Q by T, जहां पे I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तुमसे पहले ही बोला हुआ है कि तुम्हें इस लेक्चर में सुनना ज्यादा है, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है ना? I is equal to Q by T। अब याद रखना जरा सा, I Q T तीनों चीजें तुम समझ चुके हो। अब इसके हम लोग यूनिट की बात करते हैं। इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ करंट, करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसको A से प्रेजेंट किया जाता है। 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। याद रखिएगा, अगर किसी के पावर में -1 लगा हुआ है तो उसको पर बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो, कूलम पर सेकंड, A पर B, C पर D। अगर किसी के ऊपर -1 लगा हुआ है तो इसका मतलब उसको पर में बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने कहीं लिख दिया ms पे -2, इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मैंने कहीं लिख दिया ab पे -3, इसका मतलब a पर v क्यूब। ठीक है, इस चीज को समझते रहना, इस पे कंफ्यूज मत होना। इसके छोटे यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे मिली एम्पियर, जैसे माइक्रो एम्पियर, जैसे नैनो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर, नैनो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -9 एम्पियर। याद रखना, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर तुम्हें करंट मिली, माइक्रो, नैनो में दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इनको इसमें चेंज करो एम्पियर में, नहीं सब गलत हो जाएगा। अगर मिली में दिया है, माइक्रो में दिया है, नैनो में दिया है, तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उसको एम्पियर में चेंज करो, नहीं तो मत करो, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये समझ लेना, 1 एम्पियर माने 1 कूलम पर सेकंड। समझ रहे हो? करंट निकालने का तरीका समझ में आया? I is equal to Q by T। Q मतलब कितना चार्ज है और T मतलब कितने सेकंड में है। एक चीज और तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ी थी, Q is equal to होता है any क्वांटिनाइजेशन। यहाँ हम कह रहे हैं कि I is equal to होता है Q by T। अगर Q की जगह any लिख दूं तो एक नया फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा any by T। यहाँ से तुम कर सकते हो। समझ रहे हो ना? 1 एम्पियर में कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, पूछेगा, तैयार रहना इसके लिए। अब हम लोग चलते हैं लेक्चर में और आगे। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे कि अमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। इसका सही आंसर है बैटरी या सेल। अगर मैं बैटरी या सेल नहीं लगाऊंगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगी। बैटरी या सेल ऐसी डिवाइस है जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, चलो आज की क्लास में अगर अब इतना ही बात कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइव के लिए बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब यहां बात आ रही है अमीटर और वोल्टमीटर में क्या फर्क है। भैया अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करती है, वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है। अब ये मेजर क्या होता है, ऐसे कुछ और डिवाइस के नाम जान लो। स्पीड को मेजर करता है स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर ना। तो ये ऐसे डिवाइस होते हैं, जैसे किसी भी सर्किट में कितना करंट पास कर रही है ये तुम अमीटर लगा के चेक कर सकते हो। किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज है वो तुम वोल्टमीटर लगा के चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है समझने में,
ये है रजिस्टर, और रजिस्टर का सही मतलब है हर वो चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है उसको रजिस्टर बोल सकते हैं। वो सारी चीजें जैसे बल्ब, बिजली, बिजली, ये मतलब क्या है, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टीवी हो गया, हर वो चीज जो जो मतलब बिजली को अपने वजह से पास में दे रहा, मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब कंडक्टर है, वो रजिस्टर कहा जा सकता है। अब हमने क्या लगाया, देखो मैंने इसको, इसमें अमीटर को मैंने सीरीज में जोड़ा है, लेकिन अगर मुझे यही वोल्ट मीटर को जोड़ना होता तो मैं इसके पैरेलल लगा ऐसे। तो अमीटर और वोल्ट मीटर में एक पहला फर्क है, अमीटर रजिस्टर के साथ सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगता है। अमीटर के पास हमेशा लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा लो रेजिस्टेंस होगा ये उतना ज्यादा करंट को कम अफेक्ट करेगा। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे करंट को कोई डिस्टर्ब ना करे, हमें तो करंट की तो मेजर करनी है। तो अमीटर के पास कैसा रेजिस्टेंस होता है? लो रेजिस्टेंस, और इसको हम कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में, ऐसे जोड़ते हैं सीरीज में। और वोल्ट मीटर में कैसा रेजिस्टेंस होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसको हम जोड़ते हैं पैरेलल में। ठीक है, यही एक फर्क होता है। अमीटर मेजर करता है करंट को, वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज को। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन। थोड़ी दूर और आगे चलेंगे तो इन टॉपिक्स को सीख सकते हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, किन बातों पे डिपेंड करता है, ग्राफ भी देखना है और रेजिस्टिविटी भी देखनी है। ठीक है, आइए इन चारों बातों को डिस्कस कर ही लेते हैं लगे हाथ। एक चीज और तुमको मैं सिखा दूं, सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक शब्द है, उसको जान लो। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है अ क्लोज एंड कंटीन्यूअस पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। एक ऐसा क्लोज एंड कंटीन्यूअस अरेंजमेंट जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए। सर्किट में स्विच भी होगा, सर्किट में अमीटर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है, रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्किट का सही अरेंजमेंट तुम हमेशा ध्यान देना। सर्किट में प्लस और माइनस का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। सर्किट में अमीटर हमेशा सीरीज में लगा हुआ होना चाहिए और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा होना चाहिए। ठीक है, देख लेना, अभी हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। अब एक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है ओम्स लॉ। तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ का मतलब ये है व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वायर इज नॉट चेंजिंग, अगर वायर की फिजिकल कंडीशंस नहीं बदल रही हैं, मींस व्हाट, इफ द टेंपरेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, उस कंडीशन में किसी भी वायर से फ्लो होने वाला जो करंट है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी वायर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। किसी भी वायर से जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साफ साफ है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब ये है साफ साफ कि वोल्टेज बढ़ाओगे भैया करंट बढ़ जाएगा। घरे में जो है बल्ब अगर धीमा जल रहा है, स्टेबलाइजर पास जाओ, टीप दो 2 पॉइंट और, तुम देखो तुम्हारा बढ़ जाएगा, ग्लो बढ़ जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर तुम वोल्टेज ज्यादा दे रहे हो, भैया वोल्टेज कम रहता है तो पंखा धीरे चलता है, जो बत्ती रहती है धीमी जलती है। काहे? क्योंकि करंट जितना चाहिए उतना पाया नहीं रहा है। हम 10 रोटी खाते, तुम हमको 2 रोटी दोगे तो हम उतना थोड़ी दौड़ पाएंगे। करंट तब बढ़ेगा जब वोल्टेज बढ़ जाएगा। एक बात और समझ लेना भैया, जहां अच्छी चीजें हो रही है वहां रेस्ट्रिक्शन होता है। हर जगह किसी न किसी चीज का विरोध है। तो करंट अगर फ्लो कर रही है तो कोई न कोई है जो उसका विरोध करेगा। उसी विरोध करने वाले आदमी का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का विरोध करता है। क्या करता है? करंट का विरोध। अब इस चीज को समझो, रेजिस्टेंस क्या है? करंट का अपोज करता है। इसलिए जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा 1/r। ठीक है, इसको जरा सिस्टम से करोगे तो V = IR हो जाएगा। अब ये सही तरीका है। ये क्या है? सही तरीका। अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि I is proportion to V, तो हम कह सकते हैं कि V is also proportion to I। भैया ये हमको थोड़ा सा कम समझ में आता है, ये हमें थोड़ा सा कम समझ में आता है। भैया जैसे मैं परिवार का मुखिया हूं, ठीक है, तो लोग हम पे डिपेंडेंट है कि हम कमाएंगे तो उनका वो खाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर अपने उन लोगों पे मैं कैसे डिपेंडेंट हो सकता हूँ? मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन किताबों में लिखा है तो तुम हमारी बात को मानो और इसको याद कर लो। V जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक नया कांस्टेंट आएगा,
V इक्वल टू आई आर। V जानते करते हो तुम सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I, मतलब किसी भी वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस फैला हुआ है उसको उस वायर के करंट से डिवाइड कर दोगे, तुमको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस कितना है। समझ रहे हो? जैसे 100 वोल्ट तुमने दिया, 100 वोल्ट दिया और 100 वोल्ट का रिटर्न तुमको मिला 10 एम्पियर, तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है। अगर तुमको 20 एम्पियर रिटर्न में मिलता तो तुम्हारा रेजिस्टेंस 5 ओम का होता। ठीक है, मतलब साफ साफ है कि वोल्टेज को करंट से करोगे डिवाइड तो तुमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ओम का सिंबल है ओमेगा। समझ रहा है? हाँ, ये रहा आपका ओम्स लॉ। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और है, आइए उसमें से डिस्कशन कर लें कि ये ग्राफ कैसे बनता है। भैया दुनिया में अगर कोई भी चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कोई भी चीज दुनिया में, दो चीजें अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच में ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो समझिए। V और I का ग्राफ है और ये है आपका R1, ये है आपका R2। अब गलती से आपसे पूछ लिया कि R1 बड़ा है कि R2, ठीक है, पूछ लिया कि R1 बड़ा है कि R2, R2 कौन, मतलब कि ये R1 क्या R2 से छोटा है और क्या वो बराबर है। ठीक है, हमारे बताने से पहले अगर तुम इसका आंसर दे सकते हो तो इंतजार मत करो, बताओ। इसका सही आंसर होगा, चूंकि इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2, θ2 यहाँ पे θ1 से बड़ा है। अगर इसको फिजिक्स की भाषा में बोला जाए तो स्लोप जो है R2 का R1 के कंपैरिजन में बड़ा है। स्लोप जिसका बड़ा होगा मतलब जो I वाले लाइन के साथ जो सबसे बड़ा एंगल बनाएगा सबसे बड़ा वही होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विकास सर का सही आंसर होना चाहिए R2 जो है, सॉरी एप्रोप्रिएट आंसर तो हमने दिया ही नहीं, R2 जो है वो R1 से क्या है, बड़ा है। ये बात आपको समझ में आई? लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया जाता है कि I और V का रिलेशन दे दिया जाता है। I और V मतलब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा कि ये I है और ये V है, अब ये R1 है और ये R2 है। तो इस कंडीशन में जिसका V वाले के साथ एंगल कम होगा वो बड़ा होगा। यहां पे R1 R2 से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया? आप कुल मिला जुला के ये देखिएगा, I के साथ जो बड़ा एंगल बनाएगा वो बड़ा होगा। अब देखो I के साथ R2 का एंगल तो सिर्फ इतना ही है, तो दूसरा वाला मार्कर यूज कर लें ताकि तुम लोग को दिख जाए, तुम लोग लगोगे कंप्लेन कर रहे हैं। ये तो भैया इतना ही है केवल, लेकिन इस वाले का एंगल देखो इतना है, तो R1 वाले का एंगल I के साथ बड़ा है। तुमको सिर्फ I के साथ एंगल देखना है। I के साथ जो बड़ा एंगल बनाएगा वो बड़ा होगा, जो छोटा एंगल बनाएगा वो छोटा होगा। एक छोटी सी बात और बच रही है, उसको बता करके लाइव क्लास करते हैं। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो लाइव देखो। आओ, एक फैक्टर है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक सस्पेंस बना देते CID जैसा, ताकि तुम कल हमारे वीडियो से फिर जुड़ो। ठीक है, रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, थिकनेस पे, टेम्परेचर पे और नेचर पे। लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये है कि अगर लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और नेचर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से है, जिस भाई हमारे पास 10 तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फलाने के पास 12 है, उनके फलाने के पास 15 है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसके पास रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब तुम कॉपर का तार लगा रहे हो, हम सिल्वर का लगा देंगे, तो सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर में आता है ना। तो भैया हर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होता है, मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। कैसा तार तुम लगा रहे हो, लोहे का तार लगा रहे हो, कॉपर का लगा रहे हो, एल्युमिनियम का लगा रहे हो, सिल्वर की, गोल्ड, इससे रेजिस्टेंस वेरी करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेचर ऑफ द मटेरियल पे वो डिपेंड करेगा और टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, लगे रहो, हमारे साथ मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट पक्का आएगा, लिख के ले लो। थैंक यू सो मच।
हैव अ ग्रेट डे।